गुड इवनिंग भाई लोग, कैसे हो आप सभी? सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं सभी लोग? हेलो अब्दुल, राम राम लोकनाथ। चलो बहुत बढ़िया, अगर सब कुछ क्लियर है तो शुरू करते हैं। आज हमारा कंटेंट देखो भाई, आज है चौहान डायनेस्टी। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड पुष्यभूति डायनेस्टी, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द डायनेस्टीज रिलेटेड टू ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, और अब हमारे पास है चौहान डायनेस्टी। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, जय हिंद बच्चों। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज आज जो है पीडीएफ्स अपलोड हो रही हैं, ठीक है? आज मिल जाएंगी क्लास के बाद, टेंशन ना लो। आज सारा कुछ खेल खत्म। चलो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, हर्षवर्धन की, धनंजय हर्षवर्धन की डेथ के बाद वो एक बफर जोन आ गया था, ठीक है? तो छोटे छोटे लोग जो हैं उस वक्त इधर उधर कन्नौज के आसपास रूल कर रहे थे। एक वो बफर जोन था, उस टाइम पे किसी पर्टिकुलर डायनेस्टी का रूल नहीं था, ठीक है? बफर जोन था वो। उसके बाद फिर प्रतिहार और पाल और उसके बाद राष्ट्रकूटों ने वहां पर अटैक करने का प्लान किया। सभी को नमस्कार बच्चों, सभी को नमस्कार। चलो बेटा, लो साउंड है? अच्छा एक बार जल्दी से बताओ, लो साउंड है कि साउंड ठीक है? सभी लोग बताओ। ओके 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 ओके। अच्छा अभी रुको भाई, गले में से तार निकालता हूं। अभी बताओ भाई, अभी ठीक है? चलो अभी ठीक है ना? चलो ठीक है ठीक है। कोई नहीं, मेरे को एक बार बता देना, अगर कहीं दिक्कत हो तो मुझे बता देना, ससुरे को पकड़ लेंगे हथिया में। देखो भाई, तो अब हमारे पास है चौहान डायनेस्टी। पीडीएफ तुम्हारी अपलोड हो रही हैं, क्लास के बाद तुम देख लेना, मिल जाएंगी, ठीक है? चलो बेटा, तो चौहान डायनेस्टी हम लोग देखो क्या कर चुके हैं। पुष्यभूति डायनेस्टी कर चुके हैं, हर्षवर्धन वाली, ठीक है? ओके, पुष्यभूति डायनेस्टी कर चुके हैं, प्रतिहार कर चुके हैं, पाल कर चुके हैं, और उसके बाद राष्ट्रकूट भी कर लिया, वो ट्राइपार्टाइट त्रिपक्षीय संघर्ष में। और अब हमारे पास है चौहान डायनेस्टी, ठीक है? फिर कल हम करेंगे परमार और चालुक्य और चंदेल, ठीक है? तो उसके बाद फिर साउथ इंडिया वालों पे आ जाएंगे। तो 2-3 क्लासेस में ये सब अपना अर्ली मेडिवल पीरियड जो है खत्म हो जाएगा। चलो बेटा, अब ध्यान से देखो, ये है चौहान डायनेस्टी, और जैसे कि तुम देख सकते हो यहां पर है हमारे लास्ट हिंदू रूलर, मेडिवल पीरियड में लास्ट हिंदू रूलर। चलो देखो ध्यान से भाई, जिसका जिसका साउंड का इश्यू आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर को नहीं आ रहा है, एक बार प्लीज अपने माइक को, अपने उसको हेडफोन को, अपने वॉल्यूम को चेक कर लो एक बार, ठीक है? चलो ससुरा, ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा लग रहा है तुम्हें, जब तक नया माइक नहीं आता है ऐसे ही पढ़ेंगे। चलो बेटा, सभी को गुड इवनिंग। बिल्कुल, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। कोई नहीं कोई नहीं, अब ठीक है। अब चौहान डायनेस्टी, ध्यान से देखो। चौहान डायनेस्टी वही डायनेस्टी है जिसमें पृथ्वीराज चौहान थर्ड, पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, ठीक है भाई? चलो अब ध्यान से देखो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पढ़ो बस, अब टाइम वेस्ट नहीं करना, पढ़ो यहां पर। अब सीन क्या है कि इस चौहान डायनेस्टी में राजा तो बहुत हुए, इस चौहान डायनेस्टी में राजा तो बहुत हुए, पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय जैसा कोई राजा नहीं हुआ। और ये डायनेस्टी, ये वंश उसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है? और ऐसा कहा जाता है, ध्यान से देखो, कोई बात नहीं,
ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान थर्ड हमारे देश पर शासन करने वाला लास्ट हिंदू रूलर था। और उसके बाद हमारे यहां इस्लाम का एक तरीके से इन्वेजन हुआ। इस्लाम ने, यानी कि इस्लाम को फॉलो करने वाले जो रूलर्स थे, इन्वेडर्स थे, उन्होंने हमारे यहां अटैक किया और उसके बाद फिर यहां पर इस्लाम का शासन हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, एक चीज मैं आप सबको बता दूं, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इस्लाम का बार बार जिक्र आता है, या जो मुस्लिम इन्वेडर्स हैं उनका बहुत बार जिक्र आता है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में इस तरह की कोई बात ना लिखें जिससे कोई दूसरा हर्ट हो। ठीक है, हम सब सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, सरकारी नौकरी में जाने वाले लोग हैं, तो सबको न्यूट्रल रहने की। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी इस तरह का कोई कमेंट नहीं लिखेगा, बस जो बताया जा रहा है उस कंटेंट को कंज्यूम करो। ठीक है, चलो, तो इस्लाम का जो एक तरीके से आगमन हुआ है इंडिया में, वो हुआ है 8वीं शताब्दी में, 8वीं या ये कहो 7वीं शताब्दी में, मोहम्मद बिन कासिम के साथ। ठीक है, उससे पहले इस्लाम नहीं था। तो इस्लाम की जो एक तरीके से एंट्री हुई है इंडिया में, वो 8वीं या 7वीं शताब्दी में हुई है, उससे पहले इस्लाम नहीं था। पर इस्लाम का जो शासन आया है, वो आया है बच्चों, वो आया है 13th सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखो, सबसे पहले समझते हैं चौहान डायनेस्टी। इंट्रोडक्शन है इनका, परिचय है, ध्यान से देखो। देखो, चौहान्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, बेसिकली जिन चौहानों की हम बात कर रहे हैं, इनकी शुरुआती जो एक तरीके से राजधानी है, शुरुआती राजधानी जो है वो हुआ करती थी शाकंभरी। ध्यान से सुनो बेटा, जो शुरुआती राजधानी थी वो थी शाकंभरी, अजमेर भी नहीं थी, शाकंभरी थी। ठीक है, ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये राजस्थान है, मान लो ये राजस्थान का मैप है, ये राजस्थान का मैप है। ठीक है, तो राजस्थान में तुम सब जानते हो कि यहां पर तो है भैया अपना जयपुर, यहां तो जयपुर है। जयपुर के थोड़ा सा वेस्ट में जाओगे तो यहां पर है शाकंभरी, या आज के टाइम में से बोलते हैं सांभर टाउन, सांभर टाउन। ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, अब ध्यान से देखो, यहां पर है शाकंभरी या फिर सांभर। आज तो सांभर बोलते हैं, उस जमाने में बोलते थे शाकंभरी। ठीक है, शाकंभरी, ये शाकंभरी। और इधर है भाई लोग अजमेर, इधर क्या है, अजमेर। तो शुरुआत में जब चौहान डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई, भाई इन चौहानों की स्थापना 551 एडी में हुई थी। 551 एडी में, कब हुई है, 551 एडी में। और इसकी स्थापना की है वासुदेव ने। वासुदेव वो पहला राजा है चौहानों में जिसने चौहान वंश की स्थापना की। शाकंभरी उसकी राजधानी थी। बाद में एक राजा हुआ, आगे जाके करीबन 400-500 साल बाद एक राजा हुआ, अजय राज। ठीक है, अजय राज 11वीं शताब्दी में, 11th सेंचुरी एडी में एक राजा हुआ अजय राज। उस अजय राज ने राजधानी शिफ्ट कर दी शाकंभरी से अजमेर, अजमेर। ठीक है, और उसके बाद एक राजा हुआ, उसके बाद एक और राजा हुआ, उसका नाम था विग्रहराज, विग्रहराज। तो विग्रहराज चतुर्थ बोलते हैं, विग्रहराज फोर्थ। तो विग्रहराज फोर्थ ने कैपिटल शिफ्ट कर दी दिल्ली। कैपिटल कहां शिफ्ट कर दी भाइयों, कैपिटल शिफ्ट कर दी दिल्ली, यहां पर। और उसके बाद दिल्ली और अजमेर दो जगह पर रूल करते रहे विग्रहराज के बाद के राजा। और इसी चौथी या पांचवी पीढ़ी में आता है पृथ्वीराज चौहान। कौन आता है बच्चों, इसी में आता है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान थर्ड इसलिए बोल रहा हूं
क्योंकि इसी फैमिली में 2 पृथ्वीराज और हो चुके हैं, पृथ्वीराज 1 और पृथ्वीराज 2, ये पृथ्वीराज 3 है। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। अब सीन क्या है, मैंने तुम्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि चौहान्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर ऑल्सो नोन एज चहमानाज ऑफ शाकंभरी। मैंने अभी बोला ना, चौहानों को पहले बोलते थे चहमान, ठीक है, चहमान। तो चहमान्स ऑफ शाकंभरी, अभी बताया शाकंभरी कहां पर है, ठीक है, अजमेर से थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में, जयपुर से थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में। रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ मॉडर्न डे राजस्थान एंड नेबरिंग एरियाज इन इंडिया बिटवीन द 6th to 12th सेंचुरी, यानी 6वीं से 12वीं शताब्दी। भाई 6वीं शताब्दी का मतलब क्या है, 500 से 600 के बीच में हो गई 6वीं शताब्दी। तो यहीं से तो चालू किया है 551 से, तो 6th सेंचुरी एडी से 12th सेंचुरी एडी तक, ध्यान से देखो, इन्होंने राजस्थान के बहुत बड़े इलाके पर रूल किया। तो दिल्ली और अजमेर के चौहानों, जिन्हें शाकंभरी के चहमानों के नाम से भी जाना जाता है, ने 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच आधुनिक राजस्थान यानी आज के राजस्थान के कुछ हिस्सों और भारत के कुछ पड़ोसी क्षेत्रों पर शासन किया, यानी पाकिस्तान वाला एरिया भी कुछ शामिल है। तो इस तरह से ये तो हुआ इनको इंट्रोडक्शन। ठीक है भाई, ध्यान से देखो बेटा, अभी आवाज सब क्लियर है, इससे ज्यादा आवाज नहीं आ सकती क्योंकि अभी बेस्ट है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। अब हमारे पास है अगला फैक्ट इंट्रोडक्शन में। ऐसा माना जाता है कि वे अग्निवंशी कबीले, अग्नि देवता के रिश्तेदार के सदस्य थे और भारत में उनकी महत्वपूर्ण राजनीतिक उपस्थिति थी। दे आर बिलीव्ड टू बी मेंबर्स ऑफ अग्निवंशी क्लैन, यानी रिलेटिव्स ऑफ द फायर गॉड, एंड हैड अ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल प्रेजेंस इन इंडिया। देखो, राजपूत जो शासक हुए, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, राजपूत जो शासक हुए राजस्थान में, वो ऐसा माना जाता है कि कोई तो सूर्यवंशी परिवार है, भगवान सूर्य के वंशज हैं, कोई चंद्रवंशी राजपूत हैं, यानी वो चंद्र के वंशज हैं, कोई अग्निवंशी हैं, कोई नागवंशी हैं। तो अलग अलग देवताओं के परिवारों से हैं वो। ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो ये अपने आप को बोल रहे हैं अग्नि देवता के रिश्तेदार, अग्नि देवता के परिवार के मेंबर। ठीक है भाई, सभी को गुड इवनिंग। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा। अब हमारे पास यहां पर अगला फैक्ट। तो ये तो याद रखना, ना सूर्यवंशी है, ना चंद्रवंशी है, ना नागवंशी है। ये कौन है बच्चों, ये है अग्निवंशी। ठीक है, ये है अग्निवंशी। ध्यान से देखो, तो यहां पर हमारे पास अब अगला फैक्ट है कि 12वीं शताब्दी का पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत राजा थे जिन्होंने उत्तरी भारत में दिल्ली और अजमेर राज्यों पर शासन किया था। वे दिल्ली पर शासन करने वाले अंतिम स्वतंत्र हिंदू शासकों में से एक थे। मैंने अभी तुम्हें बताया कि 12th सेंचुरी का पृथ्वीराज चौहान वॉज अ राजपूत किंग हु रूल्ड द किंगडम्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, दोनों पर साथ में शासन किया है। थे ये मेनली अजमेर से, पर विग्रह राज ने दिल्ली तक शासन कर लिया था। दिल्ली में तोमर राजपूतों का शासन था। ध्यान से सुनो बेटा, विग्रह राज ने जब दिल्ली पर कब्जा किया तो तोमर राजपूतों का शासन था। उन तोमर राजपूतों को हराकर विग्रह राज ने दिल्ली पर शासन किया, और उसके बाद विग्रह राज के जो भी वंशज आए इंक्लूडिंग पृथ्वीराज चौहान 3, इन सब ने फिर दिल्ली और अजमेर पर शासन किया है। ठीक है, अब देखो बेटा, हमारे पास अब थोड़ा सा बैकग्राउंड है। ये चौहानों का थोड़ा सा बैकग्राउंड है, चौहान राजपूत डायनेस्टी का थोड़ा सा बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड को ध्यान से समझो बेटा। चलो बेटा आगे देखो। सबसे पहले तो एक पॉइंट है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये कब से लेके कब तक थे। तो मैंने जैसे अभी तुम्हें पिछली स्लाइड में बताया है कि 6th सेंचुरी, ध्यान से देखो बेटा, 6th सेंचुरी एडी से 12th सेंचुरी एडी तक ये थे, मतलब एग्जिस्ट यहां तक कर रहे हैं, अस्तित्व में यहां तक है। तो 6th सेंचुरी एडी का मतलब है 500 से लेकर 500 एडी से लेकर 1200 एडी तक। ठीक है भाई, इस तरह से। पर
इनका सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई, इनकी जो सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई वो हुई है 8वीं से 12वीं शताब्दी में। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा फ्लरिश हुए, सबसे ज्यादा इनकी तरक्की हुई 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में। और मैंने जैसे बताया कि राजस्थान में उस वक्त चौहानों के अलावा कई और भी राजपूत वंश थे, कई और भी राजपूत डायनेस्टीज थी। जैसे मैं अभी बताऊंगा मैप पर, जैसे प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वर ऑल्सो अ राजपूत क्लैन। ठीक है, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, ये भी उस वक्त के राजपूत वंश हैं। उस समय के अन्य 3 महत्वपूर्ण राजपूत राजवंश थे। फिर दिल्ली, अजमेर और रणथंभोर सभी चौहानों के नियंत्रण में थे। जैसे मैंने अभी बताया, तुम्हें राजस्थान का मैप मार करके ध्यान से देखो बेटा, दिल्ली यहां पर है, अजमेर यहां पर है, और ये है यहां पर, देखो बेटा यहां पर है रणथंभोर। कौन सी जगह है? रणथंभोर। मैं RTMB लिख देता हूं। तो दिल्ली, अजमेर, रणथंभोर, ये पूरा इलाका जो है चौहानों के कंट्रोल में है। दिल्ली, अजमेर, रणथंभोर। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, बिल्कुल। तो दिल्ली, अजमेर, रणथंभोर सभी चौहानों के नियंत्रण में थे। चौहानों के अलावा और 3 डायनेस्टीज थी, प्रतिहार, चालुक्य और परमार। अब देखो बेटा, ये वो मैप है जहां पर अलग अलग, जहां पर डिफरेंट राजपूत डायनेस्टीज का तुम्हें यहां पर रूल दिख रहा है। जैसे यहां पर देखो बेटा, ये है, यहां पर है अपना सिसोदिया, मेवाड़ के सिसोदिया। ठीक है, महाराणा प्रताप वाली फैमिली का। उसके बाद इधर देखो, दिल्ली में चौहान है। दिल्ली से तोमरों को पीछे की तरफ धकेल दिया तो हरियाणा में तोमर है। ठीक है, उत्तराखंड में गहड़वाल हैं, जो बाद में कन्नौज में आ जाएंगे। हालांकि फिलहाल कन्नौज में प्रतिहार हैं। ठीक है, गुजरात में चालुक्य हैं, और मध्य प्रदेश में मालवा के परमार हैं, और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में चंदेल है। तो तुम देखो, चौहान, सिसोदिया, चालुक्य, परमार, चंदेल, प्रतिहार, गहड़वाल, तोमर, ये सब हमारी राजपूत डायनेस्टीज हैं। ये सब हमारी राजपूत डायनेस्टीज हैं। ठीक है, ध्यान से देखो रंजू, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट और पृथ्वीराज चौहान सेकंड का बहुत बड़ा रोल नहीं है, बहुत जबरदस्त रूल नहीं किया उन्होंने, या उनके टाइम पर कोई जबरदस्त इवेंट नहीं हुआ। पृथ्वीराज चौहान 3 ने जिस तरह की ब्रेवरी के साथ मुस्लिम इन्वेडर्स को मजा चखाया, और मजा चखाते चखाते खुद भी थोड़ा सा चख गया, वो वाला सीन हुआ उसके साथ, पर उसने जबरदस्त तरीके से युद्ध किया है। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखो, बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखो ध्यान से देखो, सब कुछ होगा। अब यहां पर थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ ही रहे हैं हम लोग, तो बैकग्राउंड में हमें यहां पर 3 पॉइंट्स तो पता चल गए। ठीक है, अब देखो बेटा, राजस्थान युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग द राजस्थान वॉर, द चौहान्स वर द फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ गुर्जर प्रतिहाराज हु असिस्टेड नागभट्ट वन इन कॉन्करिंग द फ्रंटियर्स एंड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम अरब अटैक्स। अब ध्यान से सुनो, बेसिकली हुआ क्या, ये यहां पर क्या बोल रहे हैं कि राजस्थान युद्ध के दौरान चौहान जो है, ध्यान से सुनो, राजस्थान युद्ध के दौरान जो हमारे चौहान है जिनकी हम बात कर रहे हैं, चौहान शुरुआत में इंडिपेंडेंट रूलर नहीं थे। चौहान शुरुआत में स्वतंत्र शासक नहीं थे। देवर नोबल्स, देवर लैंडलॉर्ड्स। वो प्रतिहारों के अंडर काम करते थे, प्रतिहार राजाओं के। जैसे नागभट्ट वन की बात हो रही है, तुम्हें याद है नागभट्ट वन का हम लोगों ने पढ़ा है। तो जैसे ये जो प्रतिहार राजा हैं, इनके अंडर काम करते थे, इनके दरबार में थे, वो मिनिस्टर थे, लैंडलॉर्ड्स थे चौहान। ठीक है, तो देखो ध्यान से, चौहान जो है वो गुर्जर प्रतिहारों के सामंती स्वामी थे, यानी उनके सामंत थे, उनके नोबल्स थे, उनके मिनिस्टर्स थे, जिन्होंने सीमाओं पर विजय प्राप्त करने और उन्हें अरब हमलों से बचाने में नागभट्ट प्रथम की सहायता की थी। बेसिकली क्या हुआ था, जब नागभट्ट प्रथम पूरे राजस्थान वाले इलाके में, और अपना कन्नौज का राजा था पूरे राजस्थान वाले इलाके का, और कन्नौज का जब राजा था नागभट्ट वन, तो क्या हुआ कि कुछ
कुछ अरब के इन्वेडर्स ने, आक्रांताओं ने राजस्थान के जो बॉर्डर्स हैं, जैसे मान लो ये राजस्थान है, तो राजस्थान के बॉर्डर्स पर अटैक करने की कोशिश की ताकि इस इलाके को जीता जा सके। तो उस टाइम पे यहां पर राजा है नागभट्ट, प्रतिहार राजा है नागभट्ट वन, और नागभट्ट वन के अंडर काम कर रहे हैं चौहान। तो चौहानों ने सहायता की थी, चौहानों ने सहायता की किसकी? नागभट्ट वन की, कि आप इन बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करो, इन बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करो इन अरबों के अटैक से, इन अरब लोगों के अटैक से। तो नागभट्ट वन और चौहानों ने मिलकर, यानी प्रतिहार और चौहानों ने मिलकर राजस्थान के जो बॉर्डर्स हैं, जो सीमाएं हैं, उनको सुरक्षित किया था। इसे राजस्थान युद्ध बोलते हैं। यानी जब राजपूतों और अरबों के बीच में राजस्थान के बॉर्डर को लेकर लड़ाई हुई तो उसे राजस्थान युद्ध बोलते हैं। ठीक है, तो चौहान उस वक्त नागभट्ट वन के अंडर काम कर रहे थे, टाइम पे स्वतंत्र शासक नहीं है। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। अच्छा देखो, हिस्ट्री में जैसे हम जब चलते हैं तो एक पेस के साथ चलते हैं ना। अब सेम टाइम पे सब जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। अब अगर मैं तुम्हें चौहान पढ़ाने लग रहा हूं तो ऐसा थोड़ी कि बाकी पूरे इंडिया में कुछ चल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये भी एक इवेंट था जब अरबों ने राजस्थान के बॉर्डर्स पर अटैक करके इस इलाके को हथियाना चाहा प्रतिहार गुर्जरों के टाइम पर। हालांकि हमने प्रतिहार गुर्जरों को सिर्फ ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, पर यह भी एक कहानी कि अरबों ने अटैक करना चाहा, नागभट्ट वन ने। अब तुम देखो नागभट्ट वन के सामने कितनी मुसीबतें हैं। ठीक है, ये जो नागभट्ट वन है, ये जो है नागभट्ट वन, याद रखना, ये मैंने तुम्हें बताया था कि ये उनका जो अपने प्रतिहार हैं उनका फाउंडर था। तो नागभट्ट वन ने राजस्थान के अपने इलाके को बचाने के लिए चौहानों की मदद से अरबों को हराया था। ठीक है, उसके बाद देखो, ये पॉइंट तो हो गया कि चौहान जो है जब इंडिपेंडेंट रूलर्स नहीं थे तो क्या कर रहे थे, देवर असिस्टिंग प्रतिहार राजा नागभट्ट वन इन राजस्थान वॉर, राजस्थान के युद्ध में। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रतिहार किंग सिंहराज, अब ध्यान से देखो, एक प्रतिहार राजा हुआ था बीच में शुरुआत के टाइम पर, जो हमने पढ़े हैं ये वत्सराज वगैरह, और उनके शुरुआत के ही टाइम में एक राजा हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ प्रतिहार किंग सिंहराज। तो सिंहराज हुआ एक राजा, प्रतिहार राजा। इसकी मृत्यु के बाद ही चौहानों ने अपने आप को स्वतंत्र, अपने आप को फ्री डिक्लेयर किया। उससे पहले ये प्रतिहार राजाओं के अंडर ही काम कर रहे थे। देखो ध्यान से, अच्छा एक सेकंड रुपेश बेटा, देख, अगर सबके साथ ऐसी दिक्कत हो रही होती तो मैं मानता। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि तू गलत बोल रहा है, पर मैं ये बोल रहा हूं कि मैं और क्या कर सकता हूं। माइक बिल्कुल मेरे मुंह के सामने है, सबको आवाज आ रही है, तो हो सकता है तेरे कहीं स्पीकर कहीं या किसी में दिक्कत होगी यार, है ना। अगर सब लोग बोलते कि दिक्कत है तो मैं समझता भी उस चीज को, है ना। चलो कोई नहीं, देखो इधर पे, चलो देखो अब इधर पे देखो। तो आफ्टर द डेथ ऑफ प्रतिहार किंग सिंहराज दे डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, यानी प्रतिहार राजा सिंहराज की मृत्यु के बाद इन्होंने प्रतिहारों से अपने आप को आजाद डिक्लेयर कर दिया, अपने आप को आजाद डिक्लेयर कर दिया। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने 11वीं शताब्दी में, अब देखो मैंने तुम्हें क्या बोला था शुरुआत में, जो हमारे ये चौहान हैं ये शाकंभरी के राजा थे। आज जिसे हम सांभर टाउन बोलते हैं राजस्थान में, सांभर लेक के पास है। सांभर लेक हमारे इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है। ठीक है, हमारे देश का ये मान के चलो 9% नमक, 9% जो नमक है हमारे देश के टोटल प्रोडक्शन का, वो सांभर लेक में बन रही है। तो सांभर लेक के पास एक जगह है सांभर टाउन, और उस सांभर टाउन को ही बोलते थे शाकंभरी। अजमेरों की वो जो अपने चौहान है, चौहानों की राजधानी थी हमारी शाकंभरी।
पर बाद में मैंने जिससे तुम्हें बताया कि अजय राज ने कैपिटल शिफ्ट कर दी और अजमेर कर दी। और अजमेर जब अजय राज ने की ना, तो उसका नाम क्या था? अजय मेरू। ध्यान से देखो, अजमेर तो बाद में उसका नाम पड़ा, पहले उसका नाम था अजय मेरू। अजय मेरू, ठीक है, ध्यान से देखो बेटा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी आवाज अच्छे से आ रही होगी, आराम से पढ़, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माइक जल्दी चेंज करेंगे बेटा, जल्दी चेंज करेंगे अगर ऐसी ज्यादा दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो उन्होंने 11वीं शताब्दी में अपने साम्राज्य के दक्षिणी भाग में अजमेरू का निर्माण किया। भाई हम सबको मालूम है, भाई शाकंभरी पे रूल कर रहे हैं ना ये लोग, तो शाकंभरी पर रूल कर रहे हैं। शाकंभरी से थोड़ा सा दक्षिण में जाओगे तो अजय मेरू है, दक्षिण में जाओगे तो अजय मेरू है। तो शाकंभरी से थोड़ा सा दक्षिण में, थोड़ा सा साउथ में इन्होंने अजय मेरू यानी आज का अजमेर शहर बसाया, ठीक है। तो ये अजमेर, दिल्ली, रणथंभौर, शाकंभरी सब चौहानों के कंट्रोल में है। अब देखो बेटा, अब हमारे पास अगला फैक्ट है, अगला फैक्ट है शाकंभरी के थे ये, फिर अजमेरू बसा दिया इन्होंने। अजय मेरू के बाद मैंने बताया विग्रह राज फोर्थ ने, विग्रह राज चतुर्थ ने, ध्यान से देखो, दिल्ली पर कब्जा किया। उस वक्त दिल्ली को बोलते थे ढिलिका। ढिलिका, दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है बच्चों? एंशिएंट नाम क्या है? ढिलिका। ध्यान से देखो, इन द 12th century दे सीज्ड ढिलिका, द एंशिएंट नेम फॉर दिल्ली, फ्रॉम द तोमर्स एंड एनेक्स्ड पार्ट्स ऑफ देयर टेरिटरी अलोंग द यमुना रिवर। यानी 12वीं शताब्दी में तोमर राजाओं से इन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और दिल्ली के आसपास तुम्हें मालूम है यमुना बहती है, दिल्ली से होकर ही बहती है। तो दिल्ली और दिल्ली के पास जो यमुना के दूसरे इलाके हैं उन पर कब्जा कर लिया चौहानों ने, ठीक है भाई, बिल्कुल। अब देखो बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो 12वीं शताब्दी में तोमरों को दिल्ली से इन्होंने भगाया, दिल्ली को छीन लिया और यमुना नदी के किनारे उनके क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद देखो बेटा, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, पृथ्वीराज थर्ड इज नोन एज द चौहान किंग ऑफ दिल्ली, who repelled the Muslim onslaught in the first battle of Tarain 1191. He was aided by armies from the neighboring Rajput kingdoms, especially मेवाड़। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को दिल्ली के चौहान राजा के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने तराइन की पहली लड़ाई 1191 में मुस्लिम हमले को विफल कर दिया, यानी मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, और उन्हें पड़ोसी राजपूत राज्यों विशेषकर मेवाड़ की सेना से सहायता मिली। यानी जो सबसे फेमस राजा है तुम सबको मालूम है वो है पृथ्वीराज चौहान थ्री, पृथ्वीराज चौहान थ्री। और पृथ्वीराज चौहान थ्री ने जो मोहम्मद गौरी आया था गजनी से, तुम सबको मालूम है अफगानिस्तान में है गजनी, तो गजनी का मोहम्मद गौरी जब 1191 में यहां पर आया, अटैक किया उसने, तो पृथ्वीराज चौहान ने उसको पकड़ लिया, बढ़िया से कूटा और उसने सरेंडर भी कर दिया। अब जब सरेंडर कर दिया तो बाद में वो भीख मांगने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर थोड़ी सी एक बोलते हैं कि वो करुणा की भावना थी, उसने बोला चलो छोड़ो यार इसको, ये साला रोध हो रहा है यहाँ पे, इसको भगाओ इसको यहाँ से, और उसको भगा दिया। पर पृथ्वीराज चौहान ने ये नहीं सोचा था कि वो दोबारा अटैक करेगा, वो भी अगले साल। अगले साल मैं बताता हूं लड़ाई की वजह क्या है, लड़ाई की वजह क्या है मैं तुम्हें अभी बताता हूं। लड़ाई की वजह बहुत इंटरेस्टिंग है, मोहम्मद गौरी आया ही क्यों यहां पर अभी पता चलेगा तुम्हें, ठीक है, ध्यान से देखो, बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए था पर मैं बताता हूं क्या हुआ। देखो बिल्कुल बिल्कुल, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दिल्ली पर लंबे टाइम तक तोमर राजपूतों का रूल रहा है, तो तोमर राजपूतों ने ही ये नाम दिया है ढिलिका वगैरह, ठीक है। हालांकि उससे पहले तो तुम जानते हो, पहले इंद्रप्रस्थ और ये सारी चीजें नाम थे महाभारत वगैरह के टाइम पे, है ना। चलो आगे देखो बेटा, मैं इसका तुम्हें कहानी का सीन बताता हूं। हुआ क्या है, अब ऐसी कहानी है, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में ऐसी कहानी है, मैं तुम्हें वो कहानी बताता हूं, उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा मोहम्मद गौरी आया क्यों। देखो सपोज करो भाई ये दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली, इधर ये है अपना अजय मेरू यानी अजमेर, और इधर भाई यहां पर है कन्नौज। अब ध्यान से सुनो,
जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूं ये टाइम है लगभग 1190s के आसपास का, ठीक है, 1190s के आसपास का है ये टाइम। अजमेर का जो राजा है, अजमेर का जो राजा है वो है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान अजमेर का राजा है। दिल्ली का राजा है अनंगपाल तोमर। ध्यान से सुन लो, ये कहानी है। तुम बोलोगे सर अभी तो आपने बताया विग्रह राज फोर्थ के बाद तो दिल्ली पर चौहानों का ही रूल था। बिल्कुल, तो अलग अलग थ्योरीज मंडराती हैं आसपास, ठीक है, अलग अलग कहानियां हैं इन सबको लेकर। मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं अभी तक जो पढ़ाता है वो बिल्कुल ठीक है, पर ये कहानी है कि किस वजह से मोहम्मद गौरी जो है यहां इंडिया आया और उसने पृथ्वीराज चौहान पर अटैक किया। ध्यान से देखो, सीन क्या है कि अनंगपाल तोमर ये दिल्ली का राजा था, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान अजमेर का राजा है, और कन्नौज का राजा था गहड़वाल राजपूत जयचंद्र राठौर, या जयचंद्र गहड़वाल भी बोल सकते हो तुम, जयचंद्र, ठीक है, जयचंद्र। अब ध्यान से सुनो, अनंगपाल तोमर की दो बेटियां थी। ध्यान से सुनना भाई, कहानी बहुत बढ़िया है। अनंगपाल तोमर की दो बेटियां थी। एक बेटी की शादी की अजमेर में, ठीक है, ध्यान से देखो, और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का जो फादर है वो रूल कर रहा था उस टाइम पे। अनंगपाल तोमर जब दिल्ली पर रूल कर रहा था तो सबसे पहले सोमेश्वर, पृथ्वीराज चौहान के फादर, वो अजमेर पर शासन कर रहे हैं, ठीक है, और इधर जयचंद का जो फादर है गहड़वाल राजपूत वो शासन कर रहा है, ठीक है। तो अनंगपाल तोमर की दो बेटी, एक बेटी की शादी कर दी उसने सोमेश्वर के साथ, अजमेर के राजा के साथ, यानी पृथ्वीराज चौहान की मदर थी ऐसा माना जाता है, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की मदर थी अनंगपाल तोमर की बेटी। तो पृथ्वीराज चौहान का नाना है अनंगपाल तोमर, ठीक है। वहीं ध्यान से सुनो, अनंगपाल तोमर की जो दूसरी बेटी थी उसकी शादी हुई कन्नौज के राजा से, कन्नौज के राजा से, और उस कन्नौज के राजा का बेटा हुआ जयचंद्र। अब तुम मुझे एक बात बताओ, जयचंद्र और पृथ्वीराज में क्या रिलेशन है? बताओ भाई, तुम्हारी रीजनिंग चेक कर रहे हैं। अगर अनंगपाल तोमर की दो बेटियां हैं, एक की शादी सोमेश्वर से हुई, एक की कन्नौज के राजा से हुई, सोमेश्वर का बेटा हुआ पृथ्वीराज, कन्नौज के राजा का बेटा हुआ जयचंद्र, तो ये दोनों कैसे आपस में संबंधित हैं बताओ? भाई हैं, बिल्कुल, वेरी गुड, ये दोनों भाई हैं, मौसेरे भाई हैं भाई, मौसेरे भाई हैं, मौसी के बच्चे हैं, बिल्कुल। जयचंद की मौसी का बेटा है पृथ्वीराज, पृथ्वीराज की मौसी का बेटा है जयचंद, तो दोनों भाई हुए, ठीक है, दोनों भाई हुए, बिल्कुल कजिन ब्रदर। अब देखो बेटा ध्यान से, जयचंद्र उम्र में काफी बड़ा था, जयचंद्र उम्र में काफी बड़ा था क्योंकि जयचंद्र की जो मदर है वो बड़ी बहन है, पृथ्वीराज की जो मदर है वो छोटी बहन है, तो जयचंद्र उम्र में काफी बड़ा था, और अनंगपाल तोमर का कोई बेटा नहीं था। ध्यान से सुनो बेटा, अनंगपाल तोमर का कोई बेटा नहीं, उसकी दो बेटियां हैं और दोनों बेटियों के बेटे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो जयचंद्र को यह उम्मीद थी कि जब नाना जी हैं, नाना जी जब गद्दी सौंपेंगे, अब बूढ़े तो हो ही रहे नाना जी, तो नाना जी जब गद्दी सौंपेंगे तो मैं क्योंकि बड़ी बेटी का बेटा हूं, मैं बड़ा हूं उम्र में, तो नाना जी दिल्ली की गद्दी मुझे सौंपेंगे, तो मैं कन्नौज से लेकर दिल्ली तक रूल करूंगा। ये जयचंद्र के दिमाग में बात थी, पर अनंगपाल तोमर को लगता था कि जो पृथ्वीराज है वो ज्यादा केपेबल है, जयचंद्र से ज्यादा केपेबल है पृथ्वीराज, तो पृथ्वीराज को अनंगपाल तोमर ने दिल्ली का राजा चुन लिया और पृथ्वीराज चला गया दिल्ली शासन करने के लिए। और जयचंद्र को इस बात से बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, जयचंद्र को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई कि छोटी बेटी के बेटे को नाना जी ने गद्दी दे दी, नाना जी ने मेरे साथ अन्याय किया है, नाना जी ने मेरे साथ अन्याय किया है। जबकि अनंगपाल तोमर को लगता था कि जो केपेबल ज्यादा है उसी को दिल्ली की गद्दी मिलनी चाहिए, तो पृथ्वीराज चौहान को दे दी। अब होता क्या है कि जयचंद्र उम्र में इतना बड़ा है कि इसकी बेटी संयुक्ता जो है
वो पृथ्वीराज की उम्र की है। अब आपस में रिश्तेदारी है तो आना जाना तो था ही बचपन से, आपस में रिश्तेदारी है तो आना जाना तो है ही। भले ही उम्र में बहुत बड़े भैया हैं जयचंद्र, पर पृथ्वीराज की ही उम्र की थी जयचंद्र की बेटी। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो। अब यहां पर क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता के बीच में बचपन से ही एक दूसरे के टूवर्ड्स अट्रैक्शन था, अफेक्शन था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई ये जो अफेक्शन है, ये जो अट्रैक्शन है और स्ट्रांग होता चला गया। ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद क्या हुआ, जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का रूलर है, जयचंद्र उससे चिढ़ा पड़ा है कि इतना छोटा बच्चा, मेरी छोटी जो मेरी मौसी है उनका बेटा दिल्ली का शासक बना हुआ, तो उसको आग लगी पड़ी है। ठीक है, मिर्ची लगी पड़ी है। ऊपर से जयचंद्र को पता चलता है कि संयुक्ता जो है पृथ्वीराज चौहान को पसंद करती है। अच्छा एक बात बताओ, फिर से तुम्हारी रीजनिंग देखते हैं, संयुक्ता और पृथ्वीराज चौहान में क्या रिलेशन है भाई, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, संयुक्ता और पृथ्वीराज चौहान में क्या रिलेशन है? बिल्कुल भतीजी लगी भाई, वो उसकी नीस है, भतीजी है। ध्यान से देखो, भतीजी है, नीस है वो, बिल्कुल। पर उस जमाने में मैं आप सबको बता दूं, उस जमाने में इस तरह की चीजें हो जाया करती थी। अगर दूर का रिलेशन है तो शादी हो जाती थी। आज कई फैमिलीज में नहीं होती, रिश्तेदारी में इस तरह की इतनी क्लोज रिलेशनशिप में नहीं होती है, उस जमाने में हो जाया करती थी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो पृथ्वीराज चौहान ने संयुक्ता को बोला कि भाई शादी करनी है। संयुक्ता ने अपने पिताजी को बताया, पिताजी का दिमाग खराब कि ससुरा एक तो मेरा भाई, ऊपर से दिल्ली का राजा जिसने मेरे साथ अन्याय किया, उसी के अपनी बेटी को ब्याह दूंगा क्या? तो जयचंद्र ने बोला कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं हिंदुस्तान भर से तुम्हारे लिए राजकुमार बुला लूंगा पर पृथ्वीराज चौहान को नहीं। ठीक है, और संयुक्ता का जबरदस्ती स्वयंवर रचा गया। स्वयंवर रचा गया, पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि भाई उसका स्वयंवर रचा जा रहा है। तो सारे राजकुमार आए हुए थे उस टाइम के राजपूतों के, बड़े बड़े बढ़िया हैंडसम लोग, पर पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आया हुआ था हमारी संयुक्ता का दिल। ठीक है भाई, अब क्या होता है क्या बोल रहे हो सर, ये चल क्या रहा है, हम तो पढ़ने आए थे, ये क्या चल रहा है? देखो भाई ध्यान से, तो संयुक्ता का दिल इस पे आया हुआ था, स्वयंवर रचा गया, और स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को बेइज्जत करने के लिए, ध्यान से सुनो, पृथ्वीराज चौहान को बेइज्जत करने के लिए क्या किया, उसकी एक मूर्ति बनवाई, पृथ्वीराज चौहान की, और मूर्ति जो है दरबार के बाहर द्वारपाल के तौर पे लगा दी, गेट कीपर के तौर पे। पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति, संयुक्ता को सबक सिखाने के लिए, पृथ्वीराज चौहान की उसकी ईगो को हर्ट करने के लिए उसकी मूर्ति बना के लगा दी द्वारपाल के तौर पे कि साला ये गार्ड करेगा। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से, अब होता क्या है, पृथ्वीराज चौहान को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि हमारी जो मेहरारू है उसका स्वयंवर हो रहा है, तो पृथ्वीराज चौहान घोड़े पर बैठकर आया और बीच स्वयंवर में से संयुक्ता को अपने साथ में घोड़े पर बिठा के ले गया। ठीक है भाई, और इस तरीके से जयचंद्र देखता रहा, वो सारे जो राजकुमार आए थे सपने पाले हुए कि संयुक्ता से शादी होगी, वो देखते रह गए, और इस तरह से पृथ्वीराज चौहान संयुक्ता को ले उड़ा। ठीक है भाई, और उसके बाद दोनों ने शादी की और फिर बढ़िया जीवन निकल पड़ा। अब जयचंद्र की इज्जत जो है मिट्टी में मिल गई, एक तो दिल्ली का शासन चला गया उसके हाथ से, और उसके बाद बेटी चली गई हाथ से। अब उसको लग रहा है कि अब पृथ्वीराज चौहान को नहीं छोड़ूंगा, और उसे यह भी मालूम है कि मेरे बस की बात नहीं है पृथ्वीराज चौहान को काबू में करना। तो उसको लगा क्यों ना किसी बाहर के अटैकर से, बाहर के इन्वेडर को बुलाया जाए और दिल्ली को हरवाया जाए। तब उसने मोहम्मद गौरी को इनवाइट किया कि आप दिल्ली पर अटैक करो। समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भाई, समझ में आया कि नहीं? क्लियर है सभी को? तब पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए मोहम्मद गौरी को इनवाइट किया गया, और तब मोहम्मद गौरी जो है जयचंद्र के कहने पर
यहां पर अटैक करने आता है। अब मुझे बताओ, कहानी क्लियर है? ससुरा मोहम्मद गौरी काहे को आया है? क्लियर है? बिल्कुल, घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमने देखा कि भाई पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के चौहान राजा के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने तराइन की पहली लड़ाई 1191 में मोहम्मद गौरी के साथ लड़ी, उसको हरा दिया, उसको माफी दे दी और वो ससुरे को भगा दिया। पर नहीं मालूम था पृथ्वीराज चौहान को कि ससुरा फिर आएगा। ठीक है, और उसके बाद जब वो फिर आया तो 1192 में फिर से सेम जगह तराइन में, पंजाब में है तराइन आज की जगह, आज के टाइम में तराइन जो है पंजाब में है, तो तराइन में फिर से बैटल हुआ, सेकंड बैटल हुआ, और इस बार मोहम्मद गौरी दुगनी तिगुनी तैयारी के साथ आया और पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल रेडी नहीं था इस बैटल के लिए। और आखिर में हुआ ये कि उसने बैटल फील्ड में ही, अब दो तीन थ्योरीज हैं इसको लेकर भी, कोई बोलता है कि बैटल फील्ड में ही पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया, ठीक है, उसकी आंखें फोड़ दी गई। कोई बोलता है कि उसको मोहम्मद गौरी ने कब्जे में ले लिया, आंखें फोड़ दी और उसको लेके गया गजनी। ठीक है, दो तीन थ्योरीज है इस तरह की। और फिर गजनी में जाके उसकी आंखें फोड़ दी। और उसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के एक टैलेंट के बारे में सुना था, शब्द भेदी बाण विद्या, तुम लोगों ने शायद सुना होगा। ठीक है, देखो इंटरनेट पे कई सारी जगहों पर पंजाब में दिखाया हुआ है, और उस टाइम पे हरियाणा भी तो पंजाब का ही पार्ट था। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा। भाई सरोज भाई, पृथ्वीराज चौहान का लुप नहीं होगा। ठीक है ध्यान से देखो, तो शब्द भेदी बाण विद्या, आंखें फूट रखी हैं। शब्द भेदी बाण विद्या का मतलब है कि तीर चलाने की वो कला जब आप आंख से नहीं कान से देख रहे हो। समझ में आ रही भी बात? आंख से नहीं देख रहे हो, आंख तो है ही नहीं, कान से देख रहे हो और उसके बाद अटैक कर रहे हो। कान से सुन नहीं रहे हो, कान से देख रहे हो। तो उसके अंदर, पृथ्वीराज चौहान के अंदर ये बहुत जबरदस्त टैलेंट था, उस जमाने में किसी के पास नहीं था। तो वो मोहम्मद गौरी उसको देखना चाहता था। और उसके बाद फिर जो है चंदबरदाई, तुमने सुना होगा। चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था और बहुत परम मित्र था, बहुत बढ़िया दोस्त था। तो चंदबरदाई भी उसके साथ था, पृथ्वीराज चौहान के साथ, जब ये पूरा कांड हो रहा था गजनी में। तुमने मूवी में भी देखा होगा। और उसके बाद क्या होता है कि मूवी में तो थोड़ा एग्जेजरेट करके दिखाया है, थोड़ा फालतू दिखाया है। चंदबरदाई ने एक श्लोक बोला, वो श्लोक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो पूरी लाइन मुझे याद नहीं, डायलॉग बोला कि मत चूके चौहान करके, एक इस तरह का डायलॉग था। उसने बेसिकली लोकेशन बता दी, लोकेशन डायरेक्शन बता दी उस डायलॉग के थ्रू चंदबरदाई ने। और उसके बाद जो है उसने जो तीर छोड़ा तो ससुरा जो गौरी है वो वहीं चित्त हो गया। वो मरा नहीं भाई, वो घायल हो गया था। मोहम्मद गौरी मरा नहीं, वो घायल हो गया था। पर उसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंदबरदाई को मार दिया गया। मोहम्मद गौरी घायल हुआ, बाकी जो पृथ्वीराज चौहान है और चंदबरदाई है उनको मार दिया गया। ठीक है भाई, मूवी में थोड़ा अलग सा दिखाया हुआ है। चलो देखो बेटा, इंटरनेट पे पंजाब में दिखाया हुआ है बठिंडा के पास ठीक है, चलो हो सकता है दो जगह पर ये, क्योंकि तराइन नाम की और दो जगह होंगी, एक हरियाणा एक पंजाब में। ठीक है, इन्होंने पंजाब में बताया हुआ है इंटरनेट पर, तो एक बार देखो ध्यान से। तो अगले वर्ष पृथ्वीराज को तराइन में दूसरी लड़ाई में हराया गया। पृथ्वीराज चौहान की पराजय से उत्तर भारत में गुलाम वंश के रूप में मुस्लिम प्रभुत्व स्थापित हुआ। मैं आप सबको बता दूं, गुलाम वंश, मोहम्मद गौरी जो है, मैंने तुम्हें बताया मोहम्मद गौरी तो मरा ही नहीं। 1192 में मोहम्मद गौरी तो मरा ही नहीं, घायल हुआ था बस, शब्द भेदी बाण विद्या से घायल हुआ। उसके बाद उसने 1194 में, ध्यान से सुनो बेटा, 1194 में उसने जयचंद्र को हराया। 1194 में चंदावर के युद्ध में, बैटल ऑफ चंदावर, इटावा के पास है चंदावर के युद्ध में, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया? जयचंद्र को हराया। ठीक है, और हराया क्या, मार भी दिया। बिल्कुल, बैटल ऑफ चंदावर 1194, इटावा के पास यमुना नदी के किनारे
चंदावर के युद्ध में जयचंद्र को हराया और मार दिया। इस ससुरे ने क्या किया है कि ससुरा लिया है, एक तीर जा रहा था ऊपर से, एक तीर जा रहा था ऊपर से, इसको थोड़ी सी चुल मची हुई थी, हे तीर तुम कहां चले, इधर तो आओ। समझ रहे हो भाई लोग, ये हुआ इसके साथ। कन्नौज चाहिए ना भाई मोहम्मद गौरी को, दिल्ली तो जीत लिया, ठीक है। बिल्कुल कीर्ति, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है चूके मत चौहान। वेरी गुड, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो उड़ता तीर लिया था भाई ने, अपने ही भाई को मरवाने की सोची, अपने ही एक तरह से दामाद को मरवाने की सोची, और वही वाली बात है, उड़ता तीर है, ले लिए हैं, मजा आ गया इनको। तो 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद्र भी मारा गया, और इस तरह से हिंदुस्तान में जो हिंदू रूलर्स हैं उनका शासन हो गया खत्म। और फिर मोहम्मद गौरी क्या करता है, मोहम्मद गौरी अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ध्यान से देखो बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सुल्तान बना देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सुल्तान बना देता है ये मोहम्मद गौरी 1206 में, 1206 में, और यहीं से गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है, और यहीं से दिल्ली सल्तनत का जो काल है वो शुरू हो जाता है। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। अपनी टेरिटरी बढ़ाने के लिए, बिल्कुल। अब देखो बेटा, यहां पर ये हमारी पूरी की पूरी कहानी आज खत्म हुई। सबको इतना समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो। बिल्कुल, एक गलती हुई, इंटेंशन गलत था, अगर इंटेंशन सही होता तो बच जाता पृथ्वीराज चौहान भी, और जयचंद्र भी, और हिंदुस्तान भी। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। तो चौहान डायनेस्टी यहां पर हमने एक तरीके से कवर किए, पर देखो ये तो पूरा बैकग्राउंड था, जल्दी से देखो एक बार। अब जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए हैं, इंपॉर्टेंट रूलर्स यहां पर हुए वो कौन कौन है? वासुदेव, जो कि यहां पे संस्थापक है। वासुदेव कौन है बच्चों? यहां पर संस्थापक है, इसी ने इस डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया है। ठीक है, संस्थापक वासुदेव है 551 एडी में। उसके बाद कई सारे कम से कम भी 25-26 राजा हुए हैं। उनमें से जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो ये है, अजय राज, जिसने अजय मेरू बसाया, अजमेर बसाया, इसी ने बसाया अजय मेरू, यानी अजमेर, अजमेर इसी ने बसाया था। फिर अर्णोराज, अर्णोराज, अर्णोराज जो है पृथ्वीराज चौहान का परदादा है, ये दादा है। ठीक है भाई, बापू जो है सोमेश्वर, और यह है पृथ्वीराज चौहान। तो सोमेश्वर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए देखो अर्णोराज, विग्रहराज, फिर सोमेश्वर आएगा, और उसके बाद पृथ्वीराज। ठीक है, हालांकि पृथ्वीराज का बेटा भी था गोविंद राज, उसने भी 1-2 साल रूल किया 1193 में, 94 में, फिर वो भी खत्म हो गया। ठीक है, तो वासुदेव, अजयराज, अर्णराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज। चलो बेटा, बेटा गौरी जो है 1206 में मारा गया, 1206 में पाकिस्तान में कहीं मर गया। ठीक है, चलो देखो, अब देखो बेटा 1206 में मोहम्मद गौरी टपक गया, और उसी टाइम पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गद्दी पर बैठ गया, और गुलाम वंश की और दिल्ली सल्तनत का काल जो है चालू हो गया। पाकिस्तान में मरा है ससुरा। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, उसके बाद देखो यहां पर, अब ये एक बेसिक सी चीज है, यहां पर बेसिक सी चीज है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन है, इसको फटाफट से देख लेते हैं। अब तुमने पॉइंट्स तो सारे पढ़ ही लिए। तो ही वॉज बॉर्न इन 1166, 1166 में जन्मे, राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, राय पिथौरा। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का दूसरा नाम क्या है बच्चों? राय पिथौरा। ध्यान से देखो, अंकुश बिल्कुल दिखा दे भाई, या तो अब मैं क्या बोलूं, या तो वही आ जाएगी या फिर तेरी सुताई हो जाएगी। ठीक है देखो भाई ध्यान से, राय पिथौरा के नाम से भी जाने जाते हैं, सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजाओं में से एक है। तो अब हम बस इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तुम्हें ये याद हो जाएगा। 1166 में इसका बर्थ हुआ था पृथ्वीराज चौहान का, राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। जब वो 11 साल का था
तो सोमेश्वर की मृत्यु हो गई थी। सोमेश्वर जो है बीमार था, सोमेश्वर की मृत्यु हो गई और उसके बाद ये सिंहासन पर बैठा 11 वर्ष की उम्र में, लेकिन 16 साल की उम्र में उन्होंने प्रशासन की कमान संभाली। यानी 11 वर्ष में छोटी उम्र थी, 16 साल का जब हुआ, 16 साल में हम लोग साला 10th में होते हैं, तो 10th क्लास में अजमेर की गद्दी पर बैठ गया पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो 11 साल की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा, पर जो एडमिनिस्ट्रेशन इसके कंट्रोल में आया, जो प्रशासन इसके हाथ में आया, वो 16 साल की उम्र में आया। तो यानी 1177 से इन्होंने रूल करना शुरू किया 1192 तक, और 1192 में तो इसकी डेथ ही हो गई है। चंदेल राजा के खिलाफ, मैंने तुम्हें बताया था ना, चंदेल बुंदेलखंड रीजन में एमपी और यूपी के बॉर्डर पर बुंदेलखंड रीजन में चंदेल राजा के खिलाफ इसने एक जबरदस्त सैनिक अभियान चलाया और उसमें चंदेलों के 2 जबरदस्त योद्धाओं को मार गिराया इसने। 2 चंदेल योद्धा थे, आल्हा और उदल। आल्हा और उदल को, चंदेल राजाओं के 2 योद्धा थे, आल्हा और उदल, उनको इसने शहीद कर दिया। ये अपने आप में बहुत तगड़े कंसीडर किए जाते थे, इनको भी छोड़ा नहीं, इनको भी टपका दिया पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्लास रुक रही है, इंटरनेट तो बहुत बढ़िया चल रहा है, क्लास कहां रुक रही है? ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो। उसके बाद अगला पॉइंट, इसने तराइन की पहली लड़ाई 1191 में मोहम्मद गौरी को हराया, है ना भाई? तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी को हराया, पर तराइन के दूसरे युद्ध में हार गया और मारा गया। इस लड़ाई को इस्लाम की भारत पर विजय में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में देखा जाता है। और उनका एक दरबारी कवि था पृथ्वीराज चौहान का, चंदबरदाई, जो मैंने तुम्हें बताया कि उसके साथ ही मारा गया, चंदबरदाई। उसने 2 कविता लिखी, एक लिखी पृथ्वीराज रासो, ये उनकी पूरी बायोग्राफी है, पृथ्वीराज चौहान की बायोग्राफी है पृथ्वीराज रासो, जो चंदबरदाई ने लिखी। और पृथ्वीराज विजय यानी पृथ्वीराज के वो बैटल्स जहां पर उसने जीत हासिल की है, उसके बारे में पृथ्वीराज विजय, और पृथ्वीराज की लाइफ के बारे में पृथ्वीराज रासो। इस तरीके से हमारा आज की चौहान डायनेस्टी यहां पर खत्म हो गई है। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भाई सभी लोग। पीडीएफ तुम्हें आज मिल जाएगी थोड़ी देर बाद या कुछ देर बाद, एक बार प्लेटफॉर्म पे जाके चेक कर लेना, ठीक है? चलो, सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो जल्दी से। सारी डायनेस्टीज ऐसी पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहानी जरूर है, तो उसकी वजह से थोड़ा कुछ याद हो जाएगा तुम्हें, ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया। और बाकी 15 जून को भूलना नहीं बे, 11 बजे एटीएम आ रहा है हमको भी नहीं मालूम एटीएम है, हम एटीएम का हिस्सा है पर हमको नहीं मालूम एटीएम क्या है, ठीक है भाई? अच्छा, 5th और 8th जून का पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है फाउंडेशन में, क्या बात कर रहे हो? मैं एक बार टीम को बोल देता हूं, कि अपलोड करें फटाफट, ठीक है? चलो चलो भाई लोग, मिलते हैं कल नई डायनेस्टी के साथ। कल 2-3 डायनेस्टीज हैं छोटी छोटी, उनको एक बार में निपटा देंगे, ठीक है? आज के लिए इतना काफी है। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।